Assalamualaikum students. Hope you all are fine and doing well. This is Sir Maz Riaz. आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे और उस टॉपिक का टाइटल है प्रोसेसिंग ऑफ रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन, जो कि दो मेथड से की जाती है। द फर्स्ट वन इज बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द सेकेंड वन इज बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अगर मैं मेथड नंबर 1 की बात करूं यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये मैंने आप लोगों को अपने प्रीवियस लेक्चर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 में आपको मैंने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझा दिया था। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है जिसने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाली वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड वाली वीडियो को पहले देखना है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 जो कि मेरे चैनल पर मौजूद है। और फिर आपने इस वीडियो को देखना है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को। जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझने के लिए हमने एग्जाम्पल का सहारा लिया था, इसी तरह हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी एग्जाम्पल के जरिए ही समझेंगे। और हम जिस एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है और वो ये है। और ये एक रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन है और हमारा टास्क ये है कि हमें इसको बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए। सिमिलरली जैसे कि हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को समझते हुए हमने क्या समझा था कि हमने स्टेप्स को समझा था कि कौन कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, जिसके जरिए हम रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। सिमिलरली हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी इसी तरह समझेंगे कि हम यहाँ पर स्टेप्स को देखेंगे और ये वही स्टेप्स होंगे कि आप किसी भी सवाल के अंदर लगाएंगे, आपकी कोई भी रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यानी ये जनरल स्टेप्स होंगे और मैं आपको स्टेप्स जब समझाऊंगा तो स्टेटमेंट के साथ समझाऊंगा और वो स्टेटमेंट आप हर क्वेश्चन के अंदर लिख भी सकते हैं। स्टेटमेंट को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन की हेडिंग आ गई और सॉल्यूशन की हेडिंग के बाद अब आ जाते हैं हमारे पास स्टेप नंबर 1। और स्टेप नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोग पढ़ रहे होंगे और पढ़ने के बाद आपको ये भी अंदाजा हो रहा होगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का जो स्टेप नंबर 1 है और जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का जो स्टेप नंबर 1 था, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी हमने स्टेप 1 में यही काम किया था जो हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर भी करेंगे। यानी क्या कि असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द गिवन इक्वेशन। यानी जो भी आपको इक्वेशन दी गई है उसमें जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व्ड हैं आपने उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना है। और असाइन करने का तरीकेकार भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के अंदर फॉलो किया था। तो तमाम के तमाम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूंगा कि किस तरह से हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स को इस इक्वेशन के अंदर असाइन किया है या एलिमेंट पर हमने किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर लगाया। सबसे पहला जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो है Cr2O7 और इसके ऊपर चार्ज है -2। यानी ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, यह आयन है। और आयन के केस में एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर का सम आयन के चार्ज के बराबर होता है, जीरो के बराबर नहीं होता। जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल में तमाम एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का सम जीरो आता है। तो सबसे पहले हम Cr2O7 में ऑक्सीजन और क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि Cr2O7 को जब मैंने स्टेप नंबर 1 के अंदर लिखा है तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। ब्रैकेट का इस्तेमाल करने का पर्पज ये था कि आयन के ऊपर वाला चार्ज और एलिमेंट वाला चार्ज आपस में मर्ज ना हो, इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल करा। तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करने के बाद मैंने -2 को बाहर लिख दिया। बाहर लिखने की वजह क्या है, ये बेसिकली नेट सम होगा दोनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले उसी तरह सबसे पहले हम ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज लगाएंगे। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का मोस्ट कॉमन है कैटाइन, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में हाइड्रोजन पर एक पर हम +1 असाइन करेंगे, ऑक्सीजन एक पर हम -2 असाइन करेंगे और फिर उसके रिस्पेक्ट से किसी दूसरे तीसरे एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ रहा होगा।
तो सबसे पहले Cr2O7 में सबसे पहले हम चार्ज लगाएंगे O7 पर। हम जानते हैं कि एक O पर -2 होता है, तो 7 पर हो जाएगा 7 2 14, माइनस का 14 हो जाएगा। अब जब O7 पर हम -14 लगा चुके होंगे, तब हम फिर Cr2 पे लगाएंगे। अब Cr2 पे ऐसा क्या चार्ज आए कि जब उसमें मैं -14 करूँ तो आंसर आ जाए -2। जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि Cr2O7 कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, ये आयन है। और आयन के केस में तमाम ऑक्सीडेशन नंबर का सम आयन के चार्ज के बराबर आता है। और अभी आयन का चार्ज है -2, यानी Cr2O7 के दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का सम -2 के बराबर आएगा। अभी मैं O7 पर दे चुका हूँ -14 आ रहा है, तो Cr2 के ऊपर +12 आएगा, तभी दोनों का सम जो है वो -2 आ रहा होगा। तो Cr2 पे टोटल चार्ज आ जाएगा +12। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने अगले रिएक्टेंट पे, जो कि है H3AsO3। अब यहाँ पे हमारा जो तरीकेकार होगा वो यही होगा कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज लगाएंगे। H3AsO3 में हाइड्रोजन है 3, तो 3 की वजह कर जो हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा +3। फिर हम लगाएंगे ऑक्सीजन पर, और ऑक्सीजन है 3, और 3 पर आ जाएगा -6, एक पर आएगा -2, 2 पर -4 और 3 पर आ जाएगा -6। अब हाइड्रोजन पर यानी 3 पर +3 आ चुका है, O3 पर -6 आ चुका है। अब यहाँ पे आर्सेनिक पर मैं क्या ऑक्सीडेशन नंबर लगाऊं कि तीनों का सम 0 हो जाए। तो +3 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का -6, तो ऑब्वियसली आर्सेनिक का होगा +3। तो इससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन का +3, आर्सेनिक का +3 और ऑक्सीजन का -6, इन तीनों का सम हो गया 0। तो इस तरह से हमने सेकंड रिएक्टेंट पे तमाम एलिमेंट पे ऑक्सीडेशन नंबर को हमने असाइन कर दिया। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट साइड पर। अब प्रोडक्ट साइड पे जो पहला प्रोडक्ट है उसमें तो एक ही आयन है, क्रोमियम, और उसके ऊपर है +3 का चार्ज। तो यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्रोमियम आयन पर जो +3 का चार्ज है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। फिर हम आ जाते हैं आखिरी प्रोडक्ट पर, और आखिरी प्रोडक्ट है हमारे पास H3AsO4। सबसे पहले हम H3 पे लगाएंगे चार्ज, जो कि हम जानते हैं, और वो आ जाएगा +3। एक पर +1 तो 3 पर आ जाएगा +3। फिर हम लगाएंगे O4 पर, एक पर होता है -2, तो 4 पर हो जाएगा -8। अब हमें यहाँ पर यही करना है कि चूंकि H3AsO4 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी तमाम के तमाम को ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा, तो हम H3 के ऊपर +3 लगा चुके हैं, O4 पर -8 आ चुका है। अब यहाँ पर हम आर्सेनिक पर क्या चार्ज लगाएं कि तीनों का सम 0 हो जाए। तो इस रिस्पेक्ट से आर्सेनिक के ऊपर आ जाएगा +5, ये +5 +3 का आंसर +8, और +8 -8 हो जाएगा 0। तो इस तरह से हमने स्टेप नंबर 1 में तमाम एलिमेंट के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद जो चीज हमने ऑब्जर्व की वो ये की कि पूरी इक्वेशन में हमने खुद से एक हाइड्रोजन पर +1 लगाया है, एक ऑक्सीजन पर -2 लगाया है। इसका मतलब हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर और ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर कोई भी तब्दीली वाकई नहीं होनी। तो अब ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली वाकई हो रही है। रिएक्टेंट साइड पर जो क्रोमियम है 2 पर 12 है, यानी एक पर होगा 6, ठीक है ना। Cr2 पर टोटल चार्ज +12 का है, तो एक पर हो जाएगा +6। और रिएक्टेंट साइड पे ही जो एक और एलिमेंट है आर्सेनिक, उसके ऊपर चार्ज है +3। और अब अगर हम प्रोडक्ट साइड पर आ जाएं, तो क्रोमियम पर है +3 का चार्ज, यानी ये चीज ऑब्जर्व हो गई है, क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली वाकई हो रही है। और जो प्रोडक्ट में आर्सेनिक है उसके ऊपर चार्ज है +5, यानी आर्सेनिक जो है वो +3 से +5 पे जा रहा है, और क्रोमियम एक पर +6 से +3 पर जा रहा है। यानी हमारे पास ये चीज जो है हमने देख ली है कि क्रोमियम और आर्सेनिक इन दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर तब्दीली वाकई हो रही है। क्रोमियम +6 से +3 की तरफ जा रहा है, और आर्सेनिक +3 से +5 की तरफ जा रहा है। यानी क्रोमियम वाली स्पीशीज को अगर मैं फोकस करूं तो वहां पर हो रही है रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हो रही है? +6 से +3 का मतलब है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है रिडक्शन। और अगर मैं आर्सेनिक वाले कंपाउंड्स को फोकस करूंगा तो वह आर्सेनिक +3 से +5 पे जा रहा है, तो यह है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो अब हमें अगले स्टेप में बेसिकली करना यह है कि इस पूरी इक्वेशन को दो टुकड़ों में तोड़ना है। और दो टुकड़ों में कैसे तोड़ना है? एक होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। चलिए देखते हैं कि किस तरह से स्टेप नंबर 2 किया जाए। तो स्टेप नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है कि हमें रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन को स्प्लिट करना है
इनटू टू हाफ्स रिएक्शन। और वो किस बेसिस पे होगा कि हमने देखा कि क्रोमियम वाली स्पीशीज में हो रही है रिडक्शन, तो हमने इन दोनों को एक इक्वेशन में रख दिया और नाम दे दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और हमने ये भी ऑब्जर्व कर लिया था कि आर्सेनिक वाले कंपाउंड्स के दरमियान हो रही है ऑक्सीडेशन, तो इनको हमने आपस में जोड़ दिया और इनका नाम हमने दे दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यानी स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 1 से कनेक्टेड है कि आपने क्या किया कि स्टेप नंबर 1 के अंदर जब तमाम के तमाम ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर दिए, तो उसके बाद आपने ऑब्जर्व किया कि किन दो के दरमियान रिडक्शन हुई है, उनको आपस में जोड़कर रिडक्शन हाफ इक्वेशन का नाम दे दिया। और जिन दो के दरमियान ऑक्सीडेशन हुई है उनको आपस में जोड़ के हमने नाम दे दिया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का। यानी हमने एक इक्वेशन को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। अब हम इसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं, अब हम इन ऐसे ही करेंगे कि इनको हम दो दो इक्वेशंस की सूरत में आगे लेकर चलेंगे। यानी हर स्टेप को हम अप्लाई दोनों पर अलग अलग करेंगे, यानी क्रोमियम वाली इक्वेशन पर अलग करेंगे और आर्सेनिक वाली इक्वेशन पर अलग करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। अब हमें स्टेप नंबर 3 में करना क्या है, अब हमें उस एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। अच्छा, दोनों इक्वेशन को अलग अलग लेकर चलें, जैसे मैंने स्टेप 2 में ऊपर नीचे लिखी हुई है, अब इसी तरह हर स्टेप में ये इक्वेशंस ऊपर नीचे लिखी जाएंगी और हमें दोनों को अलग अलग देखना है। तो अब स्टेप नंबर 3 के मुताबिक हमें उस एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। अगर मैं क्रोमियम वाली इक्वेशन में देखूं तो रिएक्टेंट साइड पे क्रोमियम है 2, Cr2 का मतलब है क्रोमियम है 2। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट्स वाली साइड पर देख पा रहा हूं तो वहां पर क्रोमियम है 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि Cr+3 का जो कोएफिशिएंट है वो बन जाएगा 2, चूंकि हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा वाले एटम को बैलेंस करना है। लेकिन अगर मैं नीचे आर्सेनिक वाली इक्वेशन को देखता हूँ तो आर्सेनिक वाली इक्वेशन में आर्सेनिक रिएक्टेंट में भी एक है और प्रोडक्ट में भी एक है। यानी नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। और मैं इस स्टेप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आपने सिर्फ उस एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन में है क्रोमियम और सेकंड इक्वेशन में है आर्सेनिक। और क्रोमियम को हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे बिल्कुल इसी तरह से कि रिएक्टेंट में 2 क्रोमियम है लेकिन प्रोडक्ट में एक था, तो उसको 2 करने के लिए मैंने Cr+3 का कोएफिशिएंट कर दिया 2। लेकिन आर्सेनिक वाली इक्वेशन को मैं एज इट इज ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि दोनों साइड पर आर्सेनिक की तादाद है 1। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ विच इज स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है वाटर की मदद से, या वाटर की मदद से, यानी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना। अच्छा, अब किस तरह से होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को अलहदा अलहदा देखेंगे और यहाँ पर जहाँ पे ऑक्सीजन की तादाद कम होगी वहां पर हम वाटर की एडिशन करेंगे ताकि ऑक्सीजन एटम की तादाद को बढ़ाया जाए। अब अगर मैं क्रोमियम वाली इक्वेशन को देखता हूँ जो कि रिडक्शन ऑफ रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट साइड पर है 7 ऑक्सीजन जबकि प्रोडक्ट साइड पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे प्रोडक्ट साइड पर वाटर को ऐड करना होगा। और यहाँ पर कितनी वाटर को, कितने मोल्स को ऐड करना होगा, चूंकि रिएक्टेंट में 7 ऑक्सीजन है तो मुझे प्रोडक्ट में भी 7 ऑक्सीजन ही चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं क्रोमियम वाली इक्वेशन में प्रोडक्ट में 7 मोल्स जो है वाटर के ऐड करूंगा ताकि ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाए। वो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा, जैसे अपडेटेड इक्वेशन आपके पास आ गई कि मैंने देखा कि रिएक्टेंट में 7 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में एक भी नहीं है और मुझे प्रोडक्ट में 7 ऑक्सीजन करने हैं। और मैं जानता हूँ कि एक वाटर के मोल या मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन होता है, तो 7 में 7 होगा, तो इसलिए मैंने 7 जो है H2O प्रोडक्ट साइड पर ऐड कर दिया। अब अगर मैं आर्सेनिक वाली इक्वेशन देखूं तो आर्सेनिक वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट में है 3 ऑक्सीजन जबकि प्रोडक्ट में है 4 ऑक्सीजन। तो यानी यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर कमी है, तो यहाँ पर मैं वाटर को ऐड करूंगा रिएक्टेंट साइड पर। और कितना का ऐड करूंगा, एक ही ऑक्सीजन की कमी है तो मैं वाटर का एक ही मोल या मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड करूंगा इस तरह से कि अब आप देख पा रहे होंगे कि आर्सेनिक वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर भी 4 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया बाय द हेल्प ऑफ वाटर। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। और स्टेप नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है H पॉजिटिव की मदद से। और हम जानते हैं कि एक H पॉजिटिव में एक ही हाइड्रोजन काउंट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर यानी H पॉजिटिव को उसी साइड पर ऐड करेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होगी। तो अब हम देख लेते हैं जरा, क्रोमियम वाली इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि अगर मैं प्रोडक्ट साइड पर देखता हूं तो 7 2 14, 7 H2O का मतलब ये हुआ कि 14 हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड पर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिएक्टेंट में 14H पॉजिटिव ऐड करना होगा, क्योंकि एक H पॉजिटिव में एक हाइड्रोजन होता है। तो हमारे पास अपडेटेड इक्वेशन ऐसे आ जाएगी कि हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट साइड पर है 14 हाइड्रोजन, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर एक भी नहीं था, तो यहाँ पर हमने 14H पॉजिटिव को ऐड कर दिया। अब अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को देखें यानी आर्सेनिक वाली को, तो आर्सेनिक वाली इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट के अंदर है 5 हाइड्रोजन, जबकि प्रोडक्ट पर है 3, यानी प्रोडक्ट में है हाइड्रोजन की कमी, और कितनी है 2। तो यानी प्रोडक्ट साइड पर हम H पॉजिटिव ऐड कर देंगे 2, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों साइड पर 5-5 हाइड्रोजन मौजूद हो जाए। तो अपडेटेड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई है, कि जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आर्सेनिक वाली इक्वेशन के अंदर भी यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर 5 हाइड्रोजन हो गए और प्रोडक्ट साइड पर भी 5 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पे हमारा स्टेप नंबर 5 भी खत्म होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 6, और स्टेप नंबर 6 की स्टेटमेंट है बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन्स। यानी हमें दोनों इक्वेशन को अलहदा तरीके से देखना है, और दोनों इक्वेशंस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के चार्जेस बराबर होने चाहिए, और चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की मदद लेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स के जरिए हम चार्जेस को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम क्रोमियम वाली जो इक्वेशन है, जिसको हमने लास्ट स्टेप तक अपडेट कर लिया था, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्किंग करेंगे, जो एक रफ वर्क कंसीडर कर लें, जो आप सॉल्यूशन के दरमियान भी कर सकते हैं, और कह लें कि फेडरल बोर्ड की जो ई शीट होती है उसके बैक जो ब्लैंक शीट होती है बैक पर, आप वहाँ भी कर सकते हैं। ये कहीं भी किया जा सकता है, पेंसिल से कर लें। अगर आप सॉल्यूशन के दौरान पेन से कर लेंगे तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अभी हम क्रोमियम वाली इक्वेशन को देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। जब हम उसके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर लेंगे, फिर हम आ जाएंगे आर्सेनिक वाली इक्वेशन की तरफ। तो आप किस तरह से चार्जेस को देखा जाता है, चार्ज को देखने का तरीकेकार क्या होता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की किस तरह से मदद ली जाएगी, आप इसको जरा देखते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में आप सबसे पहले वाले रिएक्टेंट को देखें, जो कि है Cr2O7, और इसके ऊपर चार्ज है -2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, Cr2O7 का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो हम 1 को इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Cr2O7 का नेट चार्ज लिख दिया जाएगा, जो कि 1 को जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, यानी Cr2O7 -2 के नीचे हम लिख देंगे -2, ये इसका नेट चार्ज हो गया। अब सेकंड रिएक्टेंट है H पॉजिटिव, और इसका कोएफिशिएंट है 14, यानी 14 को H प्लस 1 यानी 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 14। एरो की जगह हम लिखेंगे इक्वल्स टू, और फिर हम आ जाएंगे प्रोडक्ट साइड पर, और प्रोडक्ट साइड पर जो हमारी पहली प्रोडक्ट है वो है क्रोमियम आइन, और क्रोमियम आइन का चार्ज है +3 और कोएफिशिएंट है 2, तो 2 को +3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 6। फिर जो हमारी आखिरी प्रोडक्ट है वो है न्यूट्रल वाटर का मॉलिक्यूल, तो कोएफिशिएंट तो 7 है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, यानी 0 है, नेट सम 0 है। तो 7 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास अपडेट क्या होगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। Cr2O7 -2 का नेट चार्ज हो जाएगा -2, 14H पॉजिटिव का नेट चार्ज हो जाएगा +14, एरो की जगह आ जाएगा इक्वल्स टू 2Cr+3 का नेट चार्ज हो जाएगा +6, और 7H2O का नेट चार्ज हो जाएगा 0। होपफुली आपको ये वाला जो स्टेप है समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह से इंडिविजुअल रिएक्टेंट और किस तरह से इंडिविजुअल प्रोडक्ट के नेट चार्जेस लगाएं। बहुत आसान तरीका है, कोएफिशिएंट को चार्ज से मल्टीप्लाई करना है विद साइन, तो हमारे पास आंसर्स आते जाएंगे। Cr2O7 के लिए 1 कोएफिशिएंट, चार्ज -2, 1 -2 जा -2 आ गया। सेकंड रिएक्टेंट 14H पॉजिटिव, 14 कोएफिशिएंट, H +1 का चार्ज, तो 14 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +14 आ जाएगा। चूंकि हमें चार्जेस को बिल्कुल बराबर करना है, तो जानबूझकर हमने एरो की जगह पे लगा लिया इक्वल्स टू, और Cr के ऊपर चार्ज +3 और कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का +3 से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा +6, और आखिरी में जब वाटर चूंकि है न्यूट्रल यानी नेट चार्ज 0, तो 7 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। -2 + 14 का आंसर हो जाएगा प्लस का 12, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, और +6 + 0 का आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ +6। तो ये हमारे पास अपडेट आ गई।
और अपडेट यानी आने के बाद, यानी यहाँ तक पहुँचने के बाद ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के चार्जेस बिल्कुल भी बराबर नहीं है। रिएक्टेंट का चार्ज ज़्यादा है प्लस का 12 और प्रोडक्ट का चार्ज कम है यानी प्लस का 6। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स का सहारा लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको ज़हनशी कर दूँ, जिस साइड पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर -1। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो माइनस के साथ आएगा। माइनस के साथ आने का मतलब ये होगा कि वो बड़े नंबर को छोटा करेगा, ठीक है ना? अब यानी सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं प्रोडक्ट यानी +6 की वाली जगह पर इलेक्ट्रॉन को लाऊँगा, तो ये +6 को और छोटा कर देगा, यानी दोनों साइड का डिफरेंस और बढ़ेगा। तो यानी अगर मैं +12 के साथ यानी रिएक्टेंट साइड पर इलेक्ट्रॉन को लाऊँगा तो हाँ, वहाँ पर चूँकि नंबर है बड़ा +12, तो उसको छोटा करके 6 के बराबर बिल्कुल लाया जा सकता है, ठीक है ना? तो यानी मतलब ये हुआ कि अगर मैं रिएक्टेंट साइड को देखूँ, तो रिएक्टेंट साइड का जो नेट चार्ज अभी मुझे नज़र आ रहा है वो है प्लस का 12 और प्रोडक्ट साइड का जो नेट चार्ज नज़र आ रहा है वो है प्लस का 6। लेकिन अगर मैं रिएक्टेंट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन को ले आऊँ माइनस का 6, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के चार्ज हो जाएँगे +6 यानी क्या मतलब हुआ? मैंने जैसे कि आपसे कहा कि जहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन को लेकर आएँगे वो बड़े नंबर को छोटा करेगा। तो इसका मतलब बड़ा ऑब्वियस हो गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी साइड पर आएगा जहाँ पे आंसर बड़ा आ रहा होगा, जो कि हमारा रिएक्टेंट पर आ रहा है प्लस का 12 और बराबर करने के लिए माइनस का 6 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या किया हमने रिएक्टेंट साइड पर 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 6 माइनस का 6 लगाया वो लेफ्ट साइड पे लगाया और लेफ्ट साइड जो है वो रिएक्टेंट को कह लें कि शो कर रहा है और राइट हैंड साइड जो है वो प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो यानी रिएक्टेंट पे हमने जब 6 इलेक्ट्रॉन लगाया तो अब यहाँ पे चार्ज हो गया बैलेंस यानी +6 या और इसके बाद जो हमारी अपडेटेड इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह की आएगी। यानी हमने इसमें क्या किया, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट साइड पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन की एडिशन की और 6 इलेक्ट्रॉन की एडिशन के बाद अब क्रोमियम वाली इक्वेशन यानी रिडक्शन हाफ रिएक्शन के अंदर दोनों साइड के चार्जेस अब इक्वल हो चुके हैं, जो कि ऊपर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मौजूद है, वेरीफाइड भी है कि +6 दोनों जगह पे इक्वल आ रहा है यानी चार्जेस बराबर है। अब हमें सेम काम करना है आर्सेनिक यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम उसको लिख देते हैं, जो कि हमने लास्ट स्टेप में यानी स्टेप नंबर 5 में जो भी इसमें अपडेट किया था काम, वो हमने लिख दिया। और सिमिलर सेम पैटर्न सेम तरीके से हम यहाँ पर भी चार्जेस को बैलेंस करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अगर मैं रिएक्टेंट को देखूं तो वो है H3AsO3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का चार्ज होता है 0 और इसका कोएफिशिएंट है 1। तो 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। फिर अगेन दूसरा रिएक्टेंट है वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो इसका कह लें कि नेट चार्ज भी 0 हो जाएगा। भले से कोएफिशिएंट 1 हो लेकिन 1 0 सा 0 ही आंसर आएगा। फिर एरो की जगह आ जाएगा इक्वल्स टू और फर्स्ट प्रोडक्ट भी न्यूट्रल है तो इसका भी नेट चार्ज आ जाएगा 0। लेकिन आखिरी प्रोडक्ट की बात करूं तो H+1 और कोएफिशिएंट है 2, तो 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 2। यानी जब हम यहाँ पर अपडेट करेंगे नेट चार्जेस तो कुछ इस तरह से आ जाएंगे। फर्स्ट 2 रिएक्टेंट्स के नेट चार्जेस 0 बिकॉज दे आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, एरो की जगह इक्वल्स टू। फर्स्ट प्रोडक्ट का भी नेट चार्ज 0 क्योंकि वो भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। बस जो आखिरी जो प्रोडक्ट है उसका चार्ज आ जाएगा प्लस का 2 और वो क्यों आया, H के ऊपर चार्ज है +1, जब 2 को +1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका आंसर आ जाएगा प्लस का 2। अब यानी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे 0 + 0 0 हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड पे 0 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें उसी तरह से दोनों साइड के आंसर बराबर लाने ताकि चार्जेस बराबर हों और सेम वही कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रॉन उस साइड पर आएगा जहाँ पे आंसर बड़ा है ताकि बड़ी वैल्यू को छोटा किया जा सके, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो 0 + 2 में बड़ा नंबर कौन हुआ, प्लस का 2। तो +2 को कितना छोटा करेंगे दोनों साइड के आंसर बराबर आ जाए, तो हमें +2 को 0 करना होगा और +2 को 0 करने के लिए -2 लगेगा। इसका मतलब प्रोडक्ट में हम 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहे हैं और प्रोडक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन को लाने के बाद जब +2 -2 आया तो यहाँ पर दोनों साइड के चार्जेस हो गए 0 और अब कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्जेस इक्वल हो चुके हैं। और वो कब इक्वल होंगे कि जब हम आर्सेनिक यानी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर आए। अब ये स्टेप नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है
जिसमें हमने दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स को ऐसी जगह पर ऐड कर दिया जहाँ जिसके जरिए दोनों इक्वेशंस के अंदर जो चार्जेस है वो इक्वल हो गए। तो ये स्टेप नंबर 6 यहाँ पे रैप अप होता है। स्टेप नंबर 7 की तरफ, और स्टेप नंबर 7 की स्टेटमेंट है इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हमें इक्वल करना है। तो हमारे पास जो स्टेप नंबर 6 में जो हमने इक्वेशंस को अपडेट किया था, तो हमारे पास इक्वेशंस कुछ इस तरह की आ चुकी थी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को देखता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन में के इलेक्ट्रॉन्स है 6 और सेकंड इक्वेशन के इलेक्ट्रॉन्स हैं 2। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, और इन दोनों को इक्वल करने के लिए 6 और 2 को बराबर करने के लिए हमें इन दोनों का लेना है एलसीएम। और जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 6। और चूंकि फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी 6 है तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। लेकिन सेकंड इक्वेशन में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन को 6 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। यानी कुछ हमारे पास इक्वेशंस इस तरह से आ जाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, सेकंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो हमारे फाइनल इक्वेशंस होंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। ये फर्स्ट इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन सेकंड इक्वेशन यानी आर्सेनिक यानी ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन वाली इक्वेशन के अंदर जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक वाज़ेह फ़र्क आया कि H3ESO3 का कोएफिशिएंट 1 था जो कि अब 3 हो गया। H2O का कोएफिशिएंट 1 था जो कि वो भी 3 हो गया। H3ESO4 प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट 1 था तो वो भी 3 1 3 हो गया। H पॉजिटिव का कोएफिशिएंट 2 था तो 3 2 6 हो गया, और इलेक्ट्रॉन का कोएफिशिएंट भी 2 था तो वो भी 3 2 6 बन गया। अब इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस के अब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 7 जो है वो खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर 8, जिसमें हमें बस जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद स्टेप नंबर 2 में जब हमने इक्वेशंस को तोड़ दिया था इनटू रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो अब हमें इसमें इन दोनों को दोबारा ऐड करके मर्ज करना है, फाइनल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बस इन दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड कर लेना है। और ऐड करने का तरीकेकार हम जानते हैं कि रिएक्टेंट रिएक्टेंट के साथ ऐड होगा, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के साथ ऐड होगा, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट से माइनस होगा। अगर हमें कोई सिमिलर स्पीशीज नजर आएंगी तो हम उनको बखूबी माइनस करेंगे अगर वो अपोजिट साइड्स पर हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो Cr2O7-2 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर है जो कि किसी से सॉल्व नहीं हो रही, तो वो एज इट इज आ जाएगी, और यानी कि खैर फाइनल इक्वेशन ही आ गई है। तो लेकिन इसको किस तरह से सॉल्व किया मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि Cr2O7-2 किसी के साथ भी सॉल्व नहीं हो रहा, हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अगर मैं सेकंड रिएक्टेंट देखूं तो वो है 14H पॉजिटिव। तो 14H पॉजिटिव जो है यानी H पॉजिटिव वो सेकंड इक्वेशन के मुझे प्रोडक्ट साइड पर भी नजर आ रही है लेकिन कोएफिशिएंट 6 के साथ, यानी H पॉजिटिव सेम हो गया, लेकिन चूंकि ये अपोजिट साइड पर है तो इनको हम माइनस करेंगे और इन दोनों के कोएफिशिएंट आपस में माइनस होंगे, और 14 माइनस 6 का जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। चूंकि 14H पॉजिटिव रिएक्टेंट पे बड़ा नंबर था तो फाइनल आंसर को हम रिएक्टेंट साइड पर ही लिखेंगे। तो जो कि आपको नीचे वाली इक्वेशन में नजर भी आ रहा है कि मैंने 8H पॉजिटिव लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और फिर उसके बाद जो हमारे पास एक और रिएक्टेंट है यानी 3H3AsO3 वो भी किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। फिर उसके बाद आ जाता है वाटर यानी 3 मोल के साथ, जो कि मुझे समझ भी आ रहा है कि वो भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन की प्रोडक्ट में 7 जो है वो वाटर के मोल नजर आ रहे हैं, तो वो 7 और 3 आपस में माइनस होंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स पर है, और चूंकि 7H2O प्रोडक्ट साइड पर बड़ा है तो इसका जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट साइड पर ही लिखा जाएगा। तो बस यानी जो हमारी फाइनल इक्वेशन है उसमें 3 रिएक्टेंट आ गए। फिर हम लगा लेंगे एरो। एरो के बाद 2Cr+3 भी किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, उसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। फिर जो नेक्स्ट है वो है वाटर। वाटर हमारे पास 7 - 3 का आंसर 4 आ चुका है तो हमने यहाँ पे 4H2O लिख दिया। उसके बाद 3H3ESO4 ये भी किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा था, उसको भी हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 6H पॉजिटिव ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है 14H पॉजिटिव से, जिसका आंसर 8H पॉजिटिव रिएक्टेंट साइड पर आ चुका है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो चुके हैं। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ चुकी है जो कि बैलेंस है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स एंड विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ चार्ज। तो आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके वेरीफाई भी कर सकते हैं।
इस वीडियो में मैंने आप लोगों को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरह हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मज़ीद लेक्चर्स को आगे इंशाल्लाह अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।